Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of Microprocessor System and Interfacing. My name is Dr. Irfan Khattab and I am one of the instructors who will teach this course during this fall semester. My email address is irfan_ulla@comsets.edu.pk. At any time you can contact me via email or through our group on Microsoft Teams. So today is the introductory lecture. In this lecture I will give you brief overview of this course and the requirement to get good grades in this course. हमारे कोर्स का जो टाइटल है वो है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग। तो इसके जो प्री रेक सब्जेक्ट है वो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। तो अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स क्लियर नहीं किया हुआ और समहाउ कामयाब हो गए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम एंड इंटरफेसिंग को रजिस्टर कराने में, तो एंड ऑफ द सेमेस्टर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि आप को ये क्रेडिट आवर इस मिल नहीं सकते अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स क्लियर नहीं किया। प्री रैक का जो असल मकसद होता है कि आप इस कोर्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट ये इसका एडवांस कोर्स है, ठीक है। तो अगर आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, क्योंकि पास होने का मकसद या कोर्स में अच्छे ग्रेड लेने का मकसद यही होता है कि आपको इस कोर्स के बारे में आइडिया हो गया, तो तब ही आप जो है ये एडवांस कोर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इंटरफेसिंग को कोर्स को समझने में, ठीक है। इसके अलावा जो कोर्स प्रीवियस कोर्स आपके हेल्प करेंगे, जिसको आपको हल्का फुल्का रिवाइज करना पड़ेगा, वो है बेसिक प्रोग्रामिंग का कोई भी कोर्स जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स शायद पढ़ा होता है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ या जावा में आपने पढ़ी होती है, तो वो रिक्वायर होंगे उनके कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कोर्स के दौरान हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे। इसके बाद अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो भी बड़ा हेल्पफुल होगा आपको इस कोर्स की अंडरस्टैंडिंग में। तो बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि ये टेलीकॉम और दीगर जो डिपार्टमेंट है उसमें ये कोर्स नहीं पढ़ाया जाता, तो हम कोशिश ये करेंगे कि स्टार्ट में थोड़ा सा स्लो चलें और थोड़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आइडिया हम दें, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि स्टार्ट में और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको ग्रास्प कर लें, ताकि जो आगे आपके वो प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। तो बाकी इंस्ट्रक्टर भी जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो वो भी आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे। अब आ जाते हैं इस कोर्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ। चूँकि ये 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो इसमें जो 75% मार्क्स हैं, यानी 3 क्रेडिट आवर जो हैं वो आपके पास थ्योरी के होंगे, ठीक है, और 25% जो मार्क्स हैं वो आपके पास प्रैक्टिकल या लैब के होंगे। लेकिन अब तक जो आपने 4 क्रेडिट आवर के कोर्सेज़ किए होंगे उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है। मैं अपने स्टार्ट वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मज़ीद फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें अगर आपके जो लैब के जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं अगर वो आप खुद से परफॉर्म करते हैं तो थ्योरी भी आपको इजीली समझ आएगी। अगर आप लैब को एज अ फॉर्मेलिटी लेते हैं तो यकीन जानिए कि आपके पास जो थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे उसको समझना। और ये कोर्स चूँकि प्योर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग बेस्ड है, ठीक है, तो इसका रटा नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो अगर आप सारी स्लाइडें रट भी लेंगे तो तब भी आप इस कोर्स को क्लियर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस कोर्स में जो टास्क दिए जाएंगे वो वही स्टूडेंट कर सकेगा जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ज़्यादातर जो सेशनल एग्ज़ाम आएंगे या आपके लेट से क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह के जो टास्क हैं वो सारे के सारे प्योरली कॉन्सेप्ट बेसिस पे होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इसकी जो लैब है वो उसको सीरियसली
करने की कोशिश करें और ख़ुद से करने की कोशिश करें, बजाय ये कि आप उसको कॉपी पेस्ट करें। तो इसमें जो बुक आपको रिकमेंड की जाती है, जिसको हम फॉलो करेंगे, वो है AVR माइक्रो कंट्रोल एंड एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग असेंबली एंड सी बाय मोहम्मद अली मजीदी। और दूसरी बुक है आपके पास एटमल AVR माइक्रो कंट्रोलर प्राइमर प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग बाय स्टीवन। ठीक है, तो ये दो बुक्स हैं, इसकी सॉफ्ट कापी अवेलेबल है। मैं ऑलरेडी मोहम्मद अली मजीदी की बुक की सॉफ्ट कापी ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। तो जो रिमेनिंग सेक्शन है वो भी मुझसे रिक्वेस्ट करके तो उनको के साथ भी हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो जो इसके अलावा रेफरेंस मटेरियल के लिए आपको एक तो एटमेगा 16 की डाटा शीट चाहिए होगी, एटमेगा 328P की डाटा शीट चाहिए होगी आपको, और ये एक और बुक है, ये भी सॉफ्ट कापीज़ की इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन विद द एटमल AVR माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इस कोर्स को पास करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपके थ्योरी में और लैब में 80% अटेंडेंस, 50% मार्क्स इन थ्योरी और 50% मार्क्स इन लैब। इसके अलावा आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा, कुछ असाइनमेंट्स और कुछ क्विजेज होंगे। ठीक है, तो इनको जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको इस कोर्स को पास करने के ग्रेड मिल जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं जो स्टूडेंट्स को स्टार्ट में समझ नहीं आती। तो उम्मीद है कि अब तो चूँकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको आप सेमेस्टर के दौरान भी बार बार सुनिएगा कि जो हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चूँकि ये रिकॉर्ड पे आ गई है, तो आपने इससे आगे पीछे नहीं होना। अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो जो पेनल्टी हमने यहाँ पर डिस्कस की है वो पेनल्टी आपको लगेगी और बाद में आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्विज़ की रीटेक नहीं होगी। ठीक है, हाँ, बोनस क्विज़ हम रख सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा एक क्विज़ हो जाए तो उसकी दोबारा से रीटेक नहीं। तो इसलिए पहली दफ़ा ही जब आप क्विज़ आपको अनाउंस किया जाता है, ठीक है, अगर अनाउंस्ड क्विज़ है तो उसकी अच्छी से तैयारी कर लें। ठीक है, तो ये नहीं कि मेरा ये इमरजेंसी हो गई थी, वो इमरजेंसी हुई, जिस तरह स्टूडेंट एक्सक्यूज़ शो करते हैं। ठीक है, क्विज़ उनका अच्छा नहीं होता और फिर वो कहते हैं कि सर रीटेक कर लें, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। 50+ स्ट्रेंथ है आप लोगों की, हर स्टूडेंट के लिए अगर हम रीटेक करने लगेंगे तो हम तो ये क्विज़ ही लेते रहेंगे। ठीक है, तो क्विज़ अनाउंस्ड भी हो सकता है और अनअनाउंस्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर एक क्विज़ अनाउंस कर दिया गया तो वो चेंज नहीं होगा। तो एक दफ़ा जो क्विज़ की डेट हम अनाउंस कर लेते हैं या जो डे हम डिसाइड कर लेंगे, तो वो क्विज़ उससे आगे पीछे नहीं हो। तो इसलिए कोशिश ये करें कि उसकी मुकम्मल तैयारी करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम वो इशू रिजॉल्व करेंगे, लेकिन क्विज़ की डेट चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से जो डेडलाइंस हैं असाइनमेंट और क्विज़ के, जो टाइम इंटरवल दिया जाएगा उसी के दौरान आपने सबमिट कराना। ठीक है, तो ये जहन नशीन कर लें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना डिले कर देंगे, या अक्सर स्टूडेंट जो है कभी कोई एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि आप हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो कोशिश करें कि टाइम से पहले कुछ मार्जिन रखें कि आपके जो इंटरनेट के इश्यूज़ हैं और जो ये प्रॉब्लम्स कोई इसके अलावा है, वो उसका टाइम हो आपके पास। तो चूँकि पिछले सेमेस्टर में तो थोड़ा सा इशू था, हमारा फ़र्स्ट टाइम था, आप लोगों का भी फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन अब ये इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। सेशनल और फाइनल एग्ज़ाम की एज़ पर पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट हम नहीं लेते, उसका कोई रीटेक नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी सेहत भी ठीक रखें सेशनल्स और एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के दौरान, और भी बाकी जो एहतियाती तदाबीर है वो करें, ताकि आप सेशनल के दौरान ठीक ठाक सेहत में आप उसको टाइम पे ले सकें। चीटिंग को हम स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, और इसका आपको पता है कॉमसेट की पॉलिसीज़। ठीक है, आप चूँकि ऑनलाइन है तो स्टूडेंट थोड़ा सा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टीचर को आइडिया हो जाता है कि किस स्टूडेंट ने चीटिंग की है और किसने खुद की है। और हम जो है
वाइवा वगैरह भी रखेंगे, क्विज़ेस का भी होगा, असाइनमेंट्स का भी होगा, तो उसमें भी आइडिया हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने कॉन्सेप्ट बेहतर करें और ख़ुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन दें, और जो टास्क आपको दिए जाएंगे इस कोर्स के दौरान, तो वो जहन में रख लें कि उसके इन्फिनिट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट खुद से करेगा काम, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका सोल्यूशन मैच हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो इसलिए आप जो है, अगर आपको कोई इशू है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट में कोई इशू है, तो एक सर्टेन लेवल तक तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, और जहाँ पे आप फंस जाएँ तो आप टीचर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। अपने क्लास फेलो से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट की हद तक हेल्प ले सकते हैं। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो फ़ौरन आ जाता है, इवन आप उसका आइडिया भी कॉपी करते हैं तो वो भी इस कोर्स के अंदर पकड़ा जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप खुद से सलूशन करने की कोशिश करें। और बाकी रह गई बात सलूशन का परफेक्ट होना, तो आपको बताया कि आपको एफ़र्ट के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने जेन्युइन एफ़र्ट की है और कोई डायरेक्शनल एफ़र्ट की है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फाइनल सलूशन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। इसके बाद जो कॉमन एक्सक्यूज़ेस होते हैं स्टूडेंट के, ठीक है, कि हमारे पास बाकी कोर्सेज़ का बर्डन है, प्रोजेक्ट वर्क है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग है, तो ये एक्सक्यूज़ेस काइंडली अपने हद तक रखिए। ठीक है, आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, और एक अच्छा इंजीनियर टाइम को मैनेज करना उसको आना चाहिए, और इसमें इतना बर्डन नहीं होता कि आप जो है ना किसी एक कोर्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर। हर कोर्स के लिए इनफ टाइम होता है आप लोगों के पास, तो इसलिए अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम होता है। इसके अलावा क्लास पार्टिसिपेशन को हम लोग इनकरेज करते हैं, और मैं तो अमूमन बोनस मार्क्स रखता हूँ, इसी तरह बाकी टीचर भी बोनस मार्क्स रखते हैं अगर आप अच्छी पार्टिसिपेशन करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, और एक फ्रूटफुल जो है पार्टिसिपेशन होती है। तो मैं ख़ुद भी लेक्चर के दौरान, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान उन स्टूडेंट्स को नोट करता हूँ, और एंड ऑफ द सेमेस्टर या कहने के फ़ाइनल एग्ज़ाम के दौरान उनको बोनस मार्क्स देता हूँ, और इसी तरीके से बाकी टीचर भी करते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक फ्रूटफुल पार्टिसिपेशन कैसे होती है, या एक फ्रूटफुल जो क्वेश्चन है वो क्या होती है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप कहें कि जी सर रिपीट कर दें। और वैसे बाय द वे ये जो टीचिंग मोड है हमारा, इसमें तो हम ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये जो रिपीट वाला क्वेश्चन है ना, तो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो उसी रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले कर लें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी रिपीट कर लें। लेकिन एक फ्रूटफुल क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये यहाँ पे जो आपने ऑपरेशन किया है, ये इस ऑपरेशन के दौरान ये जो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी समझ नहीं आई, या ये क्यों किया है। ठीक है, या इसी तरीके से यानी जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम क्लास पार्टिसिपेशन में शुमार करते हैं, और इसको हम इनकरेज करते हैं। ठीक है, बाकी अटेंडेंस जो है क्लास की, वो हम कोशिश करेंगे कि क्लास के एंड में मैं उसको डाउनलोड करनी है। क्लास जब ख़त्म करने वाला हूँ तो उस वक्त उसको डाउनलोड करना, और आपको पता है कि इसमें आपका पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, कि आपने कब ज्वाइन की है मीटिंग, और किस टाइम आप एग्ज़िट हुए हैं, फिर दोबारा किस टाइम ज्वाइन की है। तो इसमें भी हम एक लेवल रखेंगे कि अगर लेट से कुछ तो होता है ना कि इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से डिसकनेक्ट हुए और कनेक्ट हो गए फ़ौरन। कुछ ये होता है कि स्टार्ट में जी आपने कनेक्ट किया, उसके बाद 20-25 मिनट गायब रहे, फिर उसके बाद दोबारा कनेक्ट हुए। तो इस तरह के जो केसेस होंगे उनको फिर हम एब्सेंट कंसीडर करेंगे। तो इसलिए उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान आप लोगों का नेट ठीक होगा और आप अटेंटिव होंगे, और क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान हम किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम पे जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो एब्सेंट है, उसने जस्ट
नेट कनेक्ट किया हुआ है और अवेलेबल नहीं है तो उसको भी एब्सेंट में शुमार किया जाएगा। अगर कॉन्स्टेंटली उसका यही रिस्पांस है तो उसको हम एब्सेंट में शुमार करेंगे। तो ये तो कुछ रूल्स थे जिसको आप जहन नशीन कर लें और इसी को हम थ्रू आउट फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम की तरफ। ठीक है, इस कोर्स के दौरान क्या गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस कोर्स के दौरान फर्स्ट चीज़ जो हम अचीव करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग वेरियस माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर फीचर्स, डिस्क्राइब देयर ऑपरेशन एंड यूज़ रेलेवेंट डेवलपमेंट टूल। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली मुख्तलिफ माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ेंगे, उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स को पढ़ेंगे, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मुख्तलिफ डेवलपमेंट टूल्स को यूज़ करते हुए उनको प्रोग्राम करेंगे। तो ये हमारा पहला आउटकम है। सेकंड आउटकम में परफॉर्म बेसिक टास्क विद माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेस डिजिटल डिवाइसेस यूजिंग सी एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो हम बेसिक अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा हम मुख्तलिफ डिजिटल कंपोनेंट्स को इंटरफेस करेंगे। ठीक है, अब डिजिटल कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, आपके पास एलसीडी हो सकती है, आपके पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो सकता है। तो इसी तरह के मुख्तलिफ जो डिजिटल डिवाइसेस उसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करेंगे और उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इसका लर्निंग आउटकम हो गया। थर्ड क्या है, परफॉर्म्ड एडवांस टास्क विद माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग एनालॉग डिवाइसेस यूजिंग सी एंड असेंबली लैंग्वेज। तो ये जो थर्ड टास्क है और सेकंड टास्क में अगर आप फ़र्क देखें तो सेकंड में हम डिजिटल डिवाइसेस को कर रहे हैं और इसको हम एडवांस की कैटेगरी भी नहीं डाल रहे हैं, जबकि थर्ड पॉइंट के अंदर हम एनालॉग डिवाइसेस को इंटरफेस करने की बात कर रहे हैं और इसको हम एडवांस टास्क की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास जो एनालॉग डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर सेंसर है या ह्यूमिडिटी या लाइट इंटेंसिटी, तो ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये कंटिन्यूस डोमेन में होते हैं और एनालॉग डोमेन में होते हैं। तो ये डाटा आप डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको पहले कोई सेंसर यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में और उसके बाद आपको फर्दर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग से डिजिटल डोमेन में। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल आपके पास आते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल के बाद आप उसको कन्वर्ट करते हैं एक डिजिटल डाटा की फॉर्म और आफ्टर देन आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं जब आप एनालॉग डिवाइसेस को इंटरफेस करते हैं। तो इसीलिए इसको हम एडवांस टास्क के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक, तो ये इसका आपका थर्ड टास्क हो गया। इसके बाद हम माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो उसको आप जो कुछ सीखा होगा, जो लर्न किया होगा इस कोर्स के दौरान, उसको यूटिलाइज़ करते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इवन आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी इस कोर्स की बेस पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो उसको ये तो डिज़ाइन का एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, उसकी तरफ भी आप जाएंगे। ठीक है, यूजिंग मॉडर्न टूल्स। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ टूल्स हम पढ़ेंगे जिसमें जिस तरह प्रोटियस है, आर्डिनो IDE को, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टूल्स है जिसको आप यूज़ करते हुए आप ये प्रैक्टिकल उसके जो सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है उसके टेक्निकल रिपोर्ट और डाटा एनालिसिस वो भी आप परफॉर्म करेंगे लैब्स के अंदर। ये आपका जो लास्ट पॉइंट है ज़्यादातर लैब के अंदर क्लियर होगा और साथ में थ्योरी में अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है तो उस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट भी आप सबमिट करेंगे। तो अब हम आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की तरफ।
अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो थोड़ी देर आप सोचें क्या, आपसे अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा। क्योंकि बेसिकली जो ये कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर का, ये बेसिकली हम इसको स्मॉल कंप्यूटर कह सकते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा अगर आंसर है तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करे। ऑब्वियसली अब ये जो कैलकुलेशन है या कंप्यूटेशन है वो किस चीज़ पे परफॉर्म होगी, वो नंबर्स के ऊपर परफॉर्म होती है ऑब्वियसली। अब नंबर्स, सारी चीज़ें तो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होती, जिस तरह हमने अभी देखा कि पहले पिछली स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा था कि आपके पास जो एक्चुअल एनवायरनमेंट के वेरिएबल होते हैं वो ज़्यादातर कंटिन्यूस डोमेन में होते हैं और एनालॉग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ऐसी अगर एंटिटी है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स की फॉर्म में। आफ्टर देन आप जो है ना उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कंप्यूटेशन परफॉर्म होगी, अब कुछ जो सिस्टम है, ये जो आपका कंप्यूटर है ये ख़ुद से परफॉर्म नहीं करता, इसको आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके जो कम्बिनेशन को हम प्रोग्राम कहते हैं। आपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में पढ़ा होगा कि आप वहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते थे, जब आप उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते थे तो वो अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी इस कोर्स के दौरान भी हम यही काम करेंगे, ठीक है, कि कोई एप्लीकेशन लिखेंगे, पहले कोड लिखेंगे, फिर उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और उसको देखेंगे कि उसकी जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, ठीक है। तो एक दफ़ा जब आप प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं, तो उसके बाद जितनी दफ़ा आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब आपके पास जो ठीक है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ नोटेशंस होती हैं और कंप्यूटर ने ऑब्वियसली उसको अंडरस्टैंडिंग होती है इन सब फॉर्म की। जो इस कोर्स के अंदर हम जिन बेसिस के साथ या जिन नंबर्स के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, वो बेसिकली क्या है, आपके पास बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो बेसिकली जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो बाइनरी की फॉर्म में परफॉर्म करता है। उसके पास जो एंड में जो प्रोग्राम जाता है वो बेसिकली बाइनरी की फॉर्म में होता है। लेकिन यूज़र की ईज़ के लिए हमारे पास ये दूसरी फॉर्म भी, अब जिस तरह डेसिमल की अगर हम बात करें तो ये ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए, ठीक है, या हेक्साडेसिमल भी अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब आप बाइनरी में जाते हैं तो बाइनरी में ऑब्वियसली बहुत लो लेवल के ऊपर चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए ईज़िली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है या प्रोग्राम के लिए जो हमें कोड बताया जाता है, जिसको हम यूज़ करते हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें बेसिकली आप ये तीनों फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो आपका जो कंपाइलर है उसको पता होना चाहिए कि आप जो डाटा उसको दे रहे हैं, जिस फॉर्म में दे रहे हैं, वो फॉर्म एक डिफाइंड फॉर्म। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बाइनरी की, तो कोड जब हम लिख रहे होंगे, अगर हमने बाइनरी डाटा को एड्रेस करना होगा तो उसके साथ हमें 0B लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आगे आपके पास जो भी उसका नंबर का कोड है वो आप डाल देंगे। इसी तरीके से अगर वो डेसिमल फॉर्म में है तो उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर हेक्साडेसिमल की फॉर्म में आपने इसको डाटा प्रोवाइड करना है तो आपको 0x या डॉलर का इजाफा करना पड़ेगा उस नंबर के साथ, ठीक है। तो आप कंपाइलर को किसी भी फॉर्म में डाटा दे दें, अगर वो प्रॉपर नोटेशन के साथ आप देंगे उसको तो वो प्रॉपरली उसको प्रोसेस कर सकेगा। लेकिन अगर आप डाटा तो डेसिमल में दे रहे हैं और उसको शो आप हेक्साडेसिमल में करवा रहे हैं या बाइनरी में करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी मीनिंग
चेंज हो जाएंगे और वो आपको या कंपाइल करते हुए एरर दे देगा या कोई लॉजिकल एरर देगा जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। ये आपने DLD के अंदर भी पढ़ा होगा, बाकी कोर्सेज में पढ़ा होगा। तो बेसिकली आप ये नंबरिंग और इसके कोडिंग सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइज करें, इनकी कन्वर्जन की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि थ्रू आउट दिस कोर्स हम इन चीज़ों को बार बार एड्रेस कर रहे हों। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर के आपके जो कोर्स का नाम है उसमें भी बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स का जिक्र हुआ है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली अ माइक्रो प्रोसेसर इनकॉर्पोरेट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट और एट मोस्ट अ फ्यू इंटीग्रेटेड सर्किट। सो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कह लें तो ये बजाना नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो वैसे माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम यहाँ पे उसके ब्लॉक डायग्राम देखें तो होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट लेता है रॉ डाटा जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है। इट इज़ अ मल्टी पर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेप्ट डिजिटल डाटा एज एन इनपुट। ठीक है, एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड। जो आपकी मेमोरी में आपने जो प्रोग्राम लिखा होता है उसके अकॉर्डिंगली जो इनपुट पे डाटा होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज इन आउटपुट। तो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने के बाद इस डाटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आते हैं तो या तो आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम होगी या आपके पास जो इनपुट डाटा है इसमें प्रॉब्लम होगी। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक एज it has internal memory microprocessor operate on numbers and symbol represented in the binary numerical। so sequential logical circuit आपने पढ़े होंगे, तो ये बेसिकली उन्हीं की एक एग्जांपल है और ये 1 by 1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और डाटा को प्रोसेस करता जाता है। ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें इंटेल के प्रोसेसर्स हैं, मोटरोला के हैं, आर्म के प्रोसेसर हैं। तो आजकल आपको पता है कि एटमल के जो सीरीज़ है कोर i7 कोर i5 वो बहुत पॉपुलर हुए। ठीक है, तो ये कुछ पुराने वर्जन हैं पेंटियम सीरीज़ के, उनके इंटेल के प्रोसेसर थे जो कि सिंगल कोर थे। सो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर की। इसमें अगर आप देखें तो जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें या बेसिक आप कह लें कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर जिसके बाद हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट है ये माइक्रो प्रोसेसर है, वो बेसिकली क्या है, आपके पास एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? कंट्रोल यूनिट बेसिकली डाटा फैच करके मेमोरी से डाटा फैच करके ला के देता है ALU। ALU आपके पास अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जो कि आपके पास अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं जो कि टेम्पररी डाटा को स्टोर करते हैं जिसको ALU ने प्रोसेस करना होता है। तो ALU बेसिकली क्या कर रहा है, आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह आते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन एंड और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। और उससे पहले आपके पास जो कंट्रोल यूनिट है ये बेसिकली आपको आपके ALU को डाटा फैच करके ला के देता है। ठीक है, अब जो भी ऑपरेशन ALU परफॉर्म करता है उस ऑपरेशन के बाद जो उसका रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट बेसिकली शो होता है एक फ्लैग्स का एक रजिस्टर होता है उसमें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ALU के आउटपुट के ऊपर आपके पास ये फ्लैग्स का रजिस्टर लगा होगा और ये फ्लैग बेसिकली रिज़ल्ट का स्टेटस जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट का मैं बता चुका हूँ कि वो बेसिकली आपको डाटा रिट्रीव करके देते हैं। ठीक है, इसमें आपके मुख्तलिफ बसेस होते हैं जो कि डाटा को फैच करके ALU के इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं।
जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि आजकल जो लैपटॉप और कंप्यूटर्स के अंदर कोर i7 और कोर i5 की सीरीज़ पॉपुलर हुई, तो इसका बेसिक डिफरेंस जो पुराने इंटेल पेंटियम 1 पेंटियम सीरीज़ जो प्रोसेसर थे उनसे जो है वो आपके कोर्स का है, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ये कोर i7 की, इसमें अगर आप देखें तो 4 कंप्यूटेशनल कोर्स हैं। इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये सिंगल चिप के ऊपर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं, ठीक, और कुछ L3 कैशे को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है? तो अगर इसकी एक एग्जांपल हम ली जाए इस तरीके से कि अब आपके पास ये 4 प्रोसेसर हैं, लेट से आपके पास ये सिंगल प्रोसेसर होता है और आपके पास टास्क होता है कि आपने एक नंबर को 4 दफ़ा 4 मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास अगर प्रोसेसर एक है और एक ही नंबर को आपने 4 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेगा? पहले इनपुट के ऊपर वो नंबर प्रोवाइड होगा, ठीक है, और साथ में जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इनपुट पे होगा और उसको प्रोसेस करना है, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर उससे नेक्स्ट, और ये लेट से एक सिंगल ऑपरेशन आपके 5 सेकंड लेता है, तो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई के आपके पास टोटल जो टाइम लगेगा वो 20 सेकंड लगेगा। अब यही चीज़ जब आपके पास इस चिप के ऊपर आपने परफॉर्म करनी, तो क्या होगा? आपके पास चूँकि 4 डिफरेंट ऑपरेशन है और वो इंडिपेंडेंट है, तो ये चारों कोर साइमल्टेनियसली वो चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर एक ऑपरेशन में एक कोर को 4 सेकंड लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसने 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो टोटल आपके पास 4 सेकंड लगेंगे उन चारों ऑपरेशन को कंप्लीट करने। तो अगर सिंगल कोर प्रोसेसर होता है तो उसको 20 सेकंड लगते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं जब आप मल्टी कोर्स यूज़ करते हैं। अब इसमें एक जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये था कि आपको मल्टीपल प्रोसेसर भी तो यूज़ कर सकते थे, ठीक है, तो मल्टी कोर सिस्टम ही क्यों चूज़ किया था? तो इसका जो आंसर है बेसिकली ये है कि आपके पास अगर आप 4 मुख्तलिफ कंप्यूटर लगा लें तो उनके दरमियान अगर लेट से कोई कम्युनिकेशन करनी है तो ऑब्वियसली प्रोपगेशन डिले आपके पास आएगा, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में इशू बनेगा। तो अगर वो सिंगल चिप के ऊपर चारों कोर उसको प्रोसेस करेंगे तो उसके जो कम्युनिकेशन डिले है वो निग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सिंगल चिप के ऊपर मल्टीपल कोर का, बजाय ये कि जिस तरह प्रीवियसली हम जो है कंप्यूटेशन को इम्प्रूव करते थे, क्लस्टर्स बना के मुख्तलिफ सिस्टम्स बना के 4-4, 5-5 सिस्टम लगे होते थे जिसको प्रोसेस कर रहे होते थे, तो उसकी निस्बत ये जो सलूशन है ये काफ़ी मुफीद है और इसके काफ़ी एडवांटेज हैं। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। प्रोसेसर की जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द आर्किटेक्चर वो 2 किस्म की है। एक को हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं और दूसरे को वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहते हैं। तो अगर आप देखें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में हमारे पास जो मेमोरी है वो एक ही सिंगल मेमोरी है जिसमें आपके पास डाटा भी पड़ा हुआ है और कोड भी पड़ा हुआ है, या आप प्रोग्राम कह लें, उसी एक ही मेमोरी में, और उसका जो इंटरफेस है वो सिंगल बस के साथ, ठीक है। तो होगा क्या कि आपके पास जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसमें या तो डाटा आप फॉरवर्ड कर सकते सीपीयू को, या फिर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉरवर्ड कर सकते। एट अ टाइम आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है, चूँकि आपके पास ये मेमोरी सेम है, ठीक है, और बस एक ही है। तो अगर लेट से इसको मैं अगर इस तरह ले लूँ कि आपके पास डाटा फैच करने का लेट से 2 सेकंड टाइम है और जो इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करने का भी 2 सेकंड टाइम है, तो आपको एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 4 सेकंड लगेंगे, क्योंकि पहले या तो डाटा ट्रांसफ़र होगा या फिर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होगी, ठीक। साइमल्टेनियसली हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते,
लेकिन इसकी निस्बत अगर हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखें डाटा और प्रोग्राम मेमोरी अलग अलग है और दो अलग अलग बस हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप एट अ टाइम डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को फैच कर सकते हैं। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सीक्वेंशियल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, आप पैरेलली डाटा और प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन को आप फैच कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हैज़ सेपरेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बस, और इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अलाउइंग टू ट्रांसफर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली ऑन बोथ बसेस। ठीक है, तो ये जो साइमल्टेनियसली है इस पर फोकस ज़्यादा है कि आप एट अ टाइम दोनों चीज़ें फैच कर सकते हैं। जबकि वन न्यूमन में आप अगर आपके पास दो बसेस हैं भी और आप अगर डाटा और इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली फैच नहीं कर सकते तो भी हम उसको वन न्यूमन आर्किटेक्चर कहेंगे। ठीक, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा थोड़ा सा। इसके बाद आ जाते हैं, ये तो था हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हम इस कोर्स के दौरान हम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली ये हार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर होता है। ठीक है, यानी कि आपका अगर एक माइक्रो कंट्रोलर तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का होना लाजमी है। लेकिन इसमें हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर में वो कुछ एडिशनल कंपोनेंट भी होते हैं जो एक चिप के ऊपर पहले से एम्बेड हुए थे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि माइक्रो प्रोसेसर अलग लेना पड़ेगा, फिर उसके कनेक्शन करने पड़ेंगे, उसको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको पता है कनेक्शन के अपने इश्यूज़ होते हैं। आप जब एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं उसके सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी अवेलेबल है, ये इंटरफेसेस भी आपके पास अवेलेबल हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, रैम है, प्रोग्राम मेमोरी है, ये सारी की सारी आपके पास एक चिप के ऊपर ऑलरेडी कनेक्ट हुई होती है। आप जस्ट उसको प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। आपके पास आईओ की पिन्स अवेलेबल होती हैं, उन आईओ की पिन को यूज़ करते हुए आप उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर बग़ैर माइक्रो प्रोसेसर के पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंडिविजुअली भी अवेलेबल होता है, लेकिन इसके लिए आपको बाकी जो सर्किट है वो ख़ुद से बनाना पड़ेगा। या अगर इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं लूँ तो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो मेन बोर्ड है आपका वो बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, और उसके अंदर आप माइक्रो प्रोसेसर लगाते हैं। ठीक है, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर की चिप हो जाती है, तो आपका ओवरऑल फंक्शन करने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये पहले लेक्चर समझ आ गया होगा। तो बाकी जो क्वेश्चन वगैरह होंगे तो जिस तरह आपको मैंने बताया था कि स्लाइड्स डाउनलोड कर लें या उसका प्रिंट लेके उस पर क्वेश्चन लिख लें, या सॉफ्टवेयर में ही एडिट करके हर स्लाइड के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो तो आप फ़ौरन ही वहाँ पे क्वेश्चन कर दें। ये नहीं कि बाकी जो कह रहे हैं तो उसके बाद आप अपना क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपने बहुत गौर से सुनना है। ठीक है, तो जो भी कोई इश्यूज़ हैं उसको नोट डाउन कर लें, तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो वहाँ पे हम इसको इंशाल्लाह एड्रेस कर